नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र सरवरिया, पत्रिका टीवी के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। शराब के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं हैं, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन। विदिशा के शेरपुरा में महिलाओं ने कलेक्ट्रेट को घेरा। भीषण आग में गोदाम जलकर खाक, दोपहर तक निकलता रहा धुआं। IAS मीट में अफसरों ने साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए दिए टिप्स। बिना मीटर दौड़ रहे थे ऑटो, पुलिस ने धर दबोचा। अब MP का दूसरा भूत बंगला भी टूटेगा, नगर निगम ने शुरू की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। प्रदेश भर में हाईवे से शराब दुकानें शिफ्ट किए जाने का विरोध तेज होता जा रहा है। खास तौर पर महिलाओं ने मोर्चा खोल रखा है। शुक्रवार को विदिशा के कलेक्ट्रेट में हजारों महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कलेक्ट्रेट को घेर लिया और अपील की कि सरकार हाईवे और रिहायशी बस्तियों में बसी शराब दुकानों को तत्काल प्रभाव से हटाए। यदि सरकार यह कार्य नहीं कर सकती तो फिर महिलाओं को इसकी अनुमति दे कि वह शराब की दुकानों को हटा सके। महिलाओं ने कलेक्टर से अपील की कि वे शराब दुकानों को बंद कराएं या फिर उन्हें अनुमति दें ताकि वे शराब की दुकानों पर ताला लगा सके। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में शराब दुकानों के खिलाफ महिलाओं ने जन आंदोलन छेड़ रखा है। गुरुवार को बुरहानपुर में महिलाओं ने शराब दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी थी। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब तक वहां पहुंची तब तक महिलाओं ने चाकू मारकर पाइप भी फोड़ दिया था। वहीं दतिया में ठंडी सड़क पर जेल के सामने खुली नई दुकान में महिलाओं ने घुसकर बोतलें तोड़ डाली। इधर रायसेन में भी विरोध बढ़ता जा रहा है। महिलाओं ने यहां SDM के आश्वासन के बाद शराब दुकान को बंद करा दिया गया। उधर बीना के शिवाजी नगर में भी रातों रात खुली शराब दुकान महिलाओं के विरोध के बाद बंद कर दी गई। पूरे प्रदेश में शराब दुकानों को लेकर महिलाओं ने बिगुल फूंक रखा। शराब एक सामाजिक बुराई है और महिलाओं ने इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे प्रदेश में जो पहल शुरू की है, सरकार को उसका समर्थन करना चाहिए और शराब को पूर्ण रूप से बंद करने की दिशा में जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। अरे तुम्हारे घर चल जाएंगे तो क्या होगा? नहीं लगा तो बाद में, अभी इधर हो है ना, ग्राम के बाद में लगा लो, आधे घंटे बाद लगा दो। बढ़ते हैं अब तक की दूसरी बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले एक महीने में भीषण आग की तीसरी बड़ी घटना सामने आई। यहां गुरुवार देर रात करीब 2:30 बजे एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियां भी सुबह 5 बजे तक उसे नहीं बुझा पाई। शुक्रवार को भी जब मीडिया और प्रशासन का जमावड़ा इस घटना स्थल पर हुआ तो आग की लपटें धीरे धीरे कर उठ रही थी। हालांकि 10 अन्य गाड़ियों ने आग को तत्काल प्रभाव से बुझा दिया। अब प्रशासन यह पड़ताल करने में जुट गया है कि आग कैसे लगी और क्यों लगी। आपको बता दें कि आग नारियल खेड़ा स्थित शारदा नगर में एक कबाड़ के गोदाम में लगी थी। यह कबाड़ का गोदाम अमर स्कूल के पास है, जहां भूरा बाई की एक कबाड़ का गोदाम है। इस गोदाम में ट्रैक्टर, स्कूटर, जीप का कबाड़ भर रखा था। गोदाम में आग क्यों लगी इसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया। आग जैसे ही लगी तो आसपास के करीब 25 घरों तक उसकी लपटें पहुंच गईं। पूरे इलाके में धुआं इस कदर भर गया कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जैसे जैसे लोगों ने घरों की छत पर चढ़कर आग पर पानी फेंकना शुरू किया, फिर फायर ब्रिगेड को फोन किया गया तो पहले 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जब आग नहीं बुझी और पानी खत्म हो गया तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और बुलाई गई। सुबह करीब 4:50 तक फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी थी, पर आग पर काबू पाया नहीं गया था। दरअसल जिस गोदाम में आग लगी थी वो घनी आबादी के बीच बना हुआ था। उसमें गाड़ियों के कबाड़ के अलावा रुई भी भरी हुई थी। गोदाम तक पहुंचने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को रास्ता नहीं मिल रहा था। पानी का पाइप भी वहां तक ले जाने में दिक्कत आ रही थी। इसलिए रहवासियों ने ही सबसे पहले इस आग को बुझाने के लिए पहल शुरू की और उन्होंने घरों की छत से पानी फेंकना शुरू किया। फिलहाल यह जांच का विषय है कि इस गोदाम में ऐसा क्या भरा हुआ था कि आग ने इतना भीषण रूप ले लिया और इस गोदाम में कबाड़ रखने की अनुमति थी या नहीं। प्रशासन ने इस दिशा में भी जांच शुरू कर दी है। फोन आया है
पता ही नहीं चलता अपन। ये जमाड़ चालू नहीं हुई क्या ये? अभी 1 बजे से उनकी टंकी गाड़ी को आधी खड़ी लकड़ी यार। अरे अंदर ही ये चालू करो ना भाई गाड़ी वाली। अरे डब्लू को फोन लगा ना, बोले एक गाड़ी ऐसा ऐसा क्यों मालूम तो स्टिक उठा ले अंदर सिंह भाई गाड़ी आ गई। दिखा दो भाई मत करो, तुम्हारे वो चले जाएगा लेने। यार भाई को भेजना है, भाई को डीजे यूज करना है, उनका फोन आ गया वो आ नहीं पाए। आगे भाई पाइप घसीटो। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। भारतीय पुलिस सेवा संघ मध्य प्रदेश की 2 दिवसीय आईपीएस सर्विस मीट का शुक्रवार में शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश स्थित विधानसभा के सभागार में शुक्रवार को 2 दिवसीय आईपीएस मीट का शुभारंभ हुआ। सुबह 10 बजे शुरू हुई इस मीट में आईपीएस अफसरों ने साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ आसान ट्रिक्स बताए। मीट आंतरिक सुरक्षा के बढ़ते खतरे और साइबर चुनौती के नए आयाम विषय पर आयोजित की गई है। इसका उद्घाटन विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने किया। इस अवसर पर आईपीएस अफसरों को आंतरिक सुरक्षा पर विषय विशेषज्ञ अजय साहनी और साइबर चुनौतियों पर संजय कुमार सरवटी ने व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि कैसे साइबर चुनौतियां दुनिया भर को अपने कब्जे में ले रही हैं और इनसे निपटने के लिए दुनिया भर में क्या नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, उन पर इस मीट का फोकस रखा गया। इस अवसर पर साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी पुलिस अफसरों को दिया गया। इसके बाद शाम को पुलिस ऑफिसर्स मेस में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें आईपीएस अफसरों के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के समूह ने अपनी मनोरंजक प्रस्तुतियां दी। ये आईपीएस मीट 2 दिन चलने वाली है। इसमें कल यानी शनिवार को पुलिस अफसर, उनकी पत्नियां और बच्चे पीपुल्स मॉल में अपने अपने हुनर दिखाएंगे। यहाँ विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। वाटर स्पोर्ट्स, खेल कूद, अंताक्षरी, ट्रेजर हंट और साहसिक गतिविधियों सहित कई मनोरंजक कार्यक्रम इस अवसर पर होंगे। जबकि शाम को 5:30 बजे लाल परेड ग्राउंड पर जज्बे को सलाम कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें अभिनेता अक्षय कुमार भी शामिल होंगे और हास्य कवि शैलेश रोड़ा और गायक कैलाश खेर भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। आज की तारीख में जहां एक और ग्लोबलाइजेशन से एंटायर वर्ल्ड हैज बिकम अ स्मॉल प्लेस,
कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, तो उसकी जो उसका जो फ्लिप साइड है, जो उसका कंस्ट्रक्टिव साइड है, वो हमको लीजिंग में देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक हमारे ख्याल की एक महत्ता है कि हम जो किसी भी समाज के जो कार्य है उसके कार्य साइड सोशल साइंस स्कूलों में पढ़ते हैं, अदालतों ने भी कानून के तौर पर रखी का सोशल जस्टिस करेंगे। पट्टी बंद के करती थी पहले, अभी भी बंद ही है। मैं तो सोचता हूँ वो खोल लेना चाहिए, क्योंकि सोशल जस्टिस होने लगा तो सब कुछ सोशल है। तो सोशल बिना मीटर के भोपाल की सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो पर भोपाल पुलिस ने शुक्रवार को पूरे शहर में ऑटो मीटर चेकिंग अभियान चलाया। शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस के दलों ने ऑटो की चेकिंग की। कई जगह पर ऑटो बंद मिले, जबकि कुछ ऑटो बिना मीटर के ही दौड़ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर जुर्माने की कार्रवाई की। पुलिस ने जब अल्पना तिराहे पर एक ऑटो की जांच की तो उसमें लगा मीटर बंद मिला। जांच करने पर पता चला मीटर तो 2015 से ही बंद था और ऑटो चालक यात्रियों से बिना मीटर के ही पैसे लेता रहा। पुलिस ने उक्त ऑटो चालक के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की और उसका ऑटो भी जब्त कर लिया। शहर में हुई ऑटो चेकिंग में करीब 35 ऑटो बिना मीटर के दौड़ते मिले, जिन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। अरे क्या बात है, बेहतर देखा आपको तो नहीं, पिताजी का नाम अब्दुल मतीन, भैया 15 का मीटर। मध्य प्रदेश की राजधानी में 2 भूत बंगले थे। ये वो बंगले हैं जो करीब 30 से 50 साल से बंद हैं और यहाँ घुसने में पुलिस को भी डर लगता है। पर इनमें से एक भूत बंगले को 2 दिन पहले ही भोपाल नगर निगम ने जमींदोज कर दिया। इस पर बुलडोजर चलवा दिया गया। अब बचा दूसरा भूत बंगला। खबर है कि नगर निगम अब इस दूसरे भूत बंगले को भी जल्दी दफन करने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि ये भूत बंगला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खास गुर्गे इकबाल मिर्ची का है। भोपाल की श्यामला हिल्स स्थित इकबाल मिर्ची के इस भूत बंगले को कभी अंग्रेजन का बंगला भी कहा जाता था। नगर निगम ने इस बंगले के असली मालिकाना हक वालों को तलाशना शुरू कर दिया है। उनकी तलाश होते ही इस बंगले को भी गिराने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, ये वही बंगला है जहां कभी टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार के हत्यारे की लाश मिली थी। इकबाल मिर्ची पर भी गुलशन कुमार की हत्या का आरोप था। अभी इस बंगले का मालिक कौन है, इसका रिकॉर्ड फिलहाल किसी के पास नहीं है। नगर निगम के अफसर अपनी फाइलों में यह भी देख रहे हैं इसे पहले कभी जर्जर घोषित करने का नोटिस दिया गया था या नहीं। 2012 में कस्टम विभाग द्वारा की गई नीलामी में मुंबई की श्योरबिन कंपनी ने इसे 7.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया था, लेकिन उसके बाद कभी पलट कर नहीं देखा। बंगला पहले की तरह वीरान पड़ा रहा। यह बंगला नवाब हमीदुल्लाह खां के बड़े भाई जनरल ओबेदुल्लाह खां की प्रॉपर्टी था। इसके बाद यह बंगला उनके बेटे नवाबजादा राशिदुल्लाह के नाम हो गया। राशिदुल्लाह ने इसे मुंबई निवासी देवराज शरद को बेचा और 1971 में यह प्रॉपर्टी जॉय पैटरसन नामक एक एंग्लो इंडियन महिला ने खरीद ली। यह महिला बंगले में अकेली रहती थी, इसी कारण इस बंगले का नाम अंग्रेजन का बंगला पड़ा। महिला की बेटी मुंबई में रहती थी और वह किसी तरह इकबाल मिर्ची के संपर्क में आई। एक बार जब महिला बीमार पड़ी तो इकबाल मिर्ची ने उन्हें इलाज के लिए मुंबई ले गया और धोखे से उनके बंगले को अपने नाम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2004 में कस्टम विभाग ने इस बंगले को राजसात कर लिया। बंगले में विभाग का गेस्ट हाउस संचालित करने का प्रस्ताव बना, लेकिन उसे मुख्यालय से अनुमति नहीं मिली। यह इमारत 1998 में उस समय चर्चा में आई थी जब टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार के हत्यारे अब्दुल्ला का शव इस बंगले से बरामद हुआ था। दरअसल भोपाल के इन दोनों भूत बंगलों में अपराधी किस्म के लोगों का डेरा जमने लगा था। यहाँ आए दिन लोगों की हत्याएं की जा रही थी। चोर लुटेरे अपराधों को अंजाम देने के बाद यहाँ आकर छिप जाते थे। कई बार तो यहाँ छिपे चोर लुटेरों की भी लाश यहीं से बरामद की गई, पर आज तक इन हत्याओं को अंजाम देने वालों का सुराग हाथ नहीं लग सका। ये बड़ी पहेली है कि इस भूत बंगले को आज तक राज बनाकर रखा गया। फिलहाल भोपाल नगर निगम अब इस दूसरे भूत बंगले को भी जमींदोज कर देगा।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है बिग मेम साहब सीजन 2 की। जिन्हें लगता है कि अच्छा डांस या रैंप वॉक से प्रोफेशनल ही कर सकते हैं तो उनको बिग मेम साहब की कैंडिडेट से मिलना चाहिए। कोई हाउस वाइफ है तो कोई दिन भर हेक्टिक शेड्यूल में रहने वाली जॉब वाली महिला, लेकिन जब बात टैलेंट दिखाने की हो तो उनका सिंगिंग, डांसिंग और मॉडलिंग टैलेंट देखकर हर कोई यही कहेगा इट्स परफेक्ट फॉर मी। शुक्रवार को कुछ इसी तरह का सीन दिखाई दिया बिग मेम साहब के सेमीफाइनल राउंड में। बिग एफएम की ओर से होटल द सेलेस्टियल पार्क में ऑर्गेनाइज हुए बिग मेम साहब के सेमीफाइनल राउंड में 150 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सभी पार्टिसिपेंट ने यहाँ परफॉर्म किया। इनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही अब 10 अप्रैल को होने वाले फाइनल राउंड के लिए 45 वुमेन को सिलेक्ट किया जाएगा। सेमीफाइनल राउंड में बतौर जजेस शहर के नामी डेंटिस्ट डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी और बिग एफएम के क्रिएटिव हेड सुधीर शर्मा मौजूद रहे। कंपटीशन में सिंगिंग, डांसिंग के दौरान कई वुमेन्स ने अपना टैलेंट दिखाया। वहीं रैंप वॉक के दौरान भी इन वुमेन्स ने फिल्मी बीट्स पर वॉक करते हुए अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा। यहाँ तक कि इन सभी कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस के दौरान खुद वुमेन कैंडिडेट ने ही सीटियां बजाई। वहीं बिग एफएम के आरजे अमित, दीवा, अनादि और अनुज की हाजिर जवाबी एंकरिंग ने दर्शकों को खूब हंसाया। बिग एफएम के मार्केटिंग हेड असलम खान ने बताया कि सबसे पहले 15 दिन तक शहर की 15 सिलेक्टेड कॉलोनी में जाकर बिग मेम साहब सीजन 2 के लिए ऑडिशन किए गए, जहां से करीब 600 से अधिक पार्टिसिपेंट सामने आए। इनमें से 110 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। इसके अलावा आइकॉनिक स्कूल में 2 ओपन ऑडिशन हुए, जहां से 40 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए। इन 150 कैंडिडेट ने सेमीफाइनल राउंड में परफॉर्म किया। अब इनमें से टॉप 15 डांसर, टॉप 15 सिंगर, टॉप 15 मॉडल ग्रैंड फिनाले में जाएंगी, जहां से 3 वुमेन बिग मेम साहब सीजन 2 चुनी जाएंगी। इनमें एक डांसर होगा, एक सिंगर और एक मॉडल होगी। सड़कों पर बेलगाम दौड़ रहे डंपर चालक ने गुरुवार देर रात ड्यूटी से घर लौट रहे बाइक सवार हवलदार जगदीश तिवारी को कुचल दिया। मिसरौद थाने के पास हुआ यह हादसा इतना दर्दनाक था कि हवलदार के सिर से पहिया गुजर गया, जिससे चेहरा उनका पूरी तरह से पिचक गया। तिवारी हेलमेट लगाए होते तो शायद उनकी जान बच जाती, पर इत्तेफाक से उन्होंने अपने हेलमेट को बाइक के हैंडल पर लटकाया हुआ था। हादसे की सूचना मिलते ही एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दिया और उक्त डंपर चालक की तलाश तेज करने को भी निर्देशित किया। मिसरौद थाना टीआई आरबीएस कुशवाहा ने बताया कि 46 वर्षीय जगदीश प्रसाद तिवारी हरिगंगानगर में रहते थे। वे कोलार थाने में हवलदार थे। 10 बजे वह थाने से ड्यूटी कर लौट रहे थे। जब वे घर के समीप पहुंचे तो एक निजी होटल के सामने एक तेज रफ्तार अज्ञात डंपर चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह डंपर के अगले पहिए के नीचे आ गए। पहिया उनके सिर के ऊपर से गुजर गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। डंपर का आखिरी सीरीज नंबर 1470 था। फिलहाल उसकी अब तक जांच नहीं हो पाई है, न ही उसका कोई सुराग मिल पाया है। मौत की सूचना मिलते ही कुछ देर बाद जगदीश की पत्नी अर्चना और बेटा अनुज भी मौके पर पहुंच गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। फिलहाल पुलिस ने डंपर चालक की तलाश तेज कर दी है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही डंपर और डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भोपाल के आदमपुर गांव में प्रस्तावित स्लॉटर हाउस खोले जाने का विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार को इस गांव के हजारों रहवासियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठियां लिखकर अपील की कि वे आदमपुर में स्लॉटर हाउस न खोलें। आपको बता दें कि मां कंकाली धाम पर ग्रामीण संघर्ष मोर्चा ने स्लॉटर हाउस के खिलाफ पिछले 9 दिन से अभियान छेड़ रखा है। गौरतलब है कि आदमपुर क्षेत्र के 20 गांव के हजारों लोग पिछले 2 महीने से क्षेत्र में स्लॉटर हाउस खोले जाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार यह प्रस्ताव वापस नहीं ले लेती। स्लॉटर हाउस
जहां भी खुलता है वहां पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। ना तो जीवों को स्वच्छ हवा मिलती है और ना ही इंसान को। पर्यावरण में जो भी हरियाली होती है वह दूषित हो जाती है और धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान से यह अंतिम अपील की गई है कि वह आदमपुर में स्लॉटर हाउस ना खोलें और किसी ऐसी जगह स्लॉटर हाउस खोलें जहां पर्यावरण को नुकसान ना हो। हाँ हाँ जी। राजधानी के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में शुक्रवार को डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों का परीक्षण किया गया। यहां समर्पण केंद्र में आयोजित विशेष शिविर में कई बच्चे परीक्षण के लिए आए। इनमें से 29 बच्चों का चयन किया गया जिन्हें अब निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। आपको बता दें कि डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो कम उम्र के बच्चों को अपनी चपेट में लेती है। इससे पीड़ित बच्चों को हर जगह इलाज की सुविधा नहीं मिल पाती, इसलिए हर महीने विशेष शिविर आयोजित कर बच्चों का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण में जो बच्चे इस बीमारी से पीड़ित मिलते हैं उन्हें तत्काल इलाज के लिए चयनित कर लिया जाता है। तो फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल मिलेंगे। नमस्कार।